हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमपीपीएससी के इंटरव्यू क्लासेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा पास कर चुके हैं, अब आपका अंतिम पड़ाव है, वो है आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार एक कला है कि हम अच्छा साक्षात्कार कैसे दें। जिस तरीके से आपने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को अपनी रणनीति के तहत यानी कि पास किया और आप सफल भी हुए, आज इसी तरह से हम यानी कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की जो रणनीति थी, इसी प्रकार से कुछ यानी कि आपके साक्षात्कार की भी होती है। उसको यदि आप अपना लेते हैं तो आपको सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। सबसे पहले ये है कि आपका साक्षात्कार का मतलब होता है कि आमना सामना, यानी कि आमना सामना मतलब ये है कि आपका साक्षात्कार बोर्ड के सामने बैठ करके आपकी चर्चा होगी। इस चर्चा का जो विषय होगा वो यानी कि आपके संदर्भ में ही होगा, आपके विषय में होगा, यानी कि आपको अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए जो आपसे पूछेंगे। और ये जानकारी सारी आप लगभग उनको अपने जो व्यक्तिगत विवरण है, आपका फॉर्म होता है, डीएफ होता है, तो ये डीएफ का आपका पूरा विवरण उनके पास होता है। उसी से संदर्भित आपके उसी से रेफरेंस लेकर के आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। आप जो कुछ भी बताएंगे वो उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। उसी जानकारी के आधार पर वो आगे आपसे चर्चा करने लगते हैं। तो यदि हम देखें व्यक्तिगत विवरण जो आपका फॉर्म रहता है, उसमें सबसे पहले आपका यानी कि नाम होता है। तो नाम के संदर्भ में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आपका जो नाम है उस नाम का मतलब क्या होता है, और यदि नाम का आपको मतलब पता है तो एक आपका प्रश्न सही हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट उस नाम का कोई मतलब नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है कि अपभ्रंश होकर के आपका नाम बनता है, तो वो आपका मूल जो शब्द होते हैं या मूल आपका मतलब उसका आशय होता है, उससे आपको लेना होता है। और कभी कभार सीधा सीधा आपका नाम होता है, उसी का कोई आशय होता है, अर्थ होता है, उसकी मीनिंग होती है, तो आप उसके बेसिस पर बता सकते हैं। जैसे आपका नाम अनूप पाठक है ना। अनूप क्या होता है जी, बताएं, नहीं मालूम। अनूप का मतलब होता है अद्वितीय, यूनिक। क्या है? यूनिक, मतलब आप यूनिक हैं। तो यूनिक कैसे हैं, अब यही पूछेंगे वो आपसे। आप यूनिक हैं तो कैसे हैं, मतलब वो अद्वितीय है, मतलब आप जैसा कोई दूसरा नहीं है, मतलब आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो और लोगों के अंदर नहीं है, या आप अन्य लोगों से कैसे भिन्न हैं, तो वो आपको अपनी क्वालिटी बतानी है। इस तरह से हो सकता है। जैसे आपका नाम क्या है? आपका नाम विजय है, तो वो विजय का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपकी जय, सफलता, किसी कार्य में आपको कामयाबी मिल गई है, वो आपके यानी कि विजय हो गया। तो ये नाम जो विभिन्न है उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। कई बार क्या होता है कि वो किसी नाम का यदि पॉपुलर नाम होता है और हिंदी विषय में यदि उसके कुछ ऐसे सिनोनिम्स हैं यानी कि पर्यायवाची हैं, तो वो उससे संबंधित पूछ भी लेते हैं कि आपका यानी कि नाम के पर्यायवाची क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नाम आपका भी है और आपके नाम की और बहुत सारी फेमस पर्सनालिटी हैं, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपका नाम विजय है, तो आपके नाम के विजय के नाम की और कौन कौन सी पर्सनालिटी हैं? जी, आपने यानी कि अपने अनुसार जो भी आपको लगा वो आपने सारे महान व्यक्तित्व के नाम लिए, है ना। आपको ये फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतने आपने व्यक्तित्व जो बताए हैं, उनमें से किस व्यक्तित्व के आप अपने आप को नज़दीक पाते हैं, या आप यानी कि उनमें से किस व्यक्तित्व से आप प्रभावित अधिक हैं, या आप यानी कि ऐसी कौन सी वजह है या ऐसी कौन सी क्वालिटी उस पर्सन के अंदर ढूंढते हैं जो अपने आप में मैच करते हैं, यानी कि आपकी क्वालिटी और उस व्यक्ति में आप क्वालिटी क्या क्या सिमिलर देखते हैं। और यदि ऐसा है तो फिर यह है कि आप अपने आप को उनको जो जिस पद पर हैं या जिस भूमिका में है, आप अपने आप को उस भूमिका में ले जाना चाहते हैं क्या, या फिर उनके अंदर जो क्वालिटी हैं वो आपके अंदर क्वालिटी भी है, तो वो प्रशासन में उन क्वालिटीज़ का आप कैसे यूज़ करेंगे, ये यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद आपके नाम के साथ में आपका सरनेम जुड़ा होता है।
वैसे अब ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, लेकिन फिर भी कभी कभार किसी आप फेमस यानी कि राजवंश से या किसी ऐसे डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं जिनके साथ में आपका नाम जुड़ रहा है, तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सरनेम गुप्ता है, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि वो गुप्ता यानी कि प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा यानी कि डायनेस्टी हुआ है, उससे आप अपने आप को कैसे रिलेट करते हैं, या फिर गुप्ता जो थे वही आप गुप्ता हैं, या किसी भी यानी कि मान लीजिए राजपूत काल का कोई शासक रहा और वो वंश यदि आपका भी है तो उससे संदर्भ में भी आपसे पूछ सकते हैं। मतलब यदि इतिहास के किसी भी कालखंड में आपका सरनेम रहा हो और वो वर्तमान में भी आपका यदि सरनेम है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये नाम का आपका हो गया। अब आपका नाम के बाद आपका जन्म क्या होता है, आपका जन्म। तो जन्म में 3 बातें होती हैं। एक तो आपका सबसे पहले जन्म तारीख, दिनांक, डेट, है ना। तो उस डेट का, जैसे मान लीजिए किसी की डेट 2 अक्टूबर आपका 1998 है या 99 है, मान लीजिए, एग्जाम्पल ही तो लेना आप उनको। तो इसमें आपका इस डेट में कैसे क्वेश्चन बनेंगे या किस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे 2 अक्टूबर आपको मालूम है, सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्मदिन है ना, गांधी जी का जन्मदिन है। तो अब इसमें 2 अक्टूबर को कौन सी डेट फेमस है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर किसी का जन्म 12 जनवरी का है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। तो आपका जिस फेमस पर्सनालिटी के जन्मदिन के दिन यदि आपका जन्मदिन है, तो उससे भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 2 अक्टूबर को है, तो आपको महात्मा गांधी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मतलब महात्मा गांधी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। यदि आपका जन्म 12 जनवरी को हो रहा है, तो आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जन्म और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म एक ही दिन है, तो विवेकानंद का जन्म दिवस। अब ये ही नहीं पूछा जाएगा, बल्कि ये पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर है, वो किसके रूप में मनाया जाता है। जी, आप में से कोई बताए। जी, इसमें आपने सिर्फ एक ही बात बता पाई। पहला है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, दूसरा विश्व अहिंसा दिवस। विश्व स्तर पर इसको यूएनओ के द्वारा अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और हमारे देश में यानी कि स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी यानी कि आपका स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देते थे। तो ये आपको यानी कि उस डेट के खास इंपॉर्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद महात्मा गांधी का जैसे जन्मदिन है, तो महात्मा गांधी के बारे में फिर चर्चा आपसे होना शुरू हो जाएगी, तो महात्मा गांधी को आपको पढ़ के जाना चाहिए। इसके बाद आपका स्वामी विवेकानंद का यदि जन्मदिवस आपसे मिलता जुलता है, 12 जनवरी का है, तो आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ करके जाइए। ये आपको हिंट किया जा रहा है, यही चीज़ें तो देखनी है कि हमसे क्या पूछा जा सकता है। बस उन्हीं चीज़ों को हम तैयार कर लें तो हमारे आंसर अपने आप तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आपका 1999 कोई भी ईयर हो सकता है, ये एक एग्जाम्पल है। तो 1999 की कौन सी घटनाक्रम है जो खास महत्वपूर्ण है, जिनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, तो आप बताइए। जी, कारगिल, हाँ, यानी कि कारगिल घटनाक्रम। तो इस कारगिल जो अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, उसके बारे में आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। सारा घटनाक्रम कैसे हुआ, मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री, यानी कि घटनाक्रम का जो बैकग्राउंड है वहाँ से लेकर के
और यानी कि पाकिस्तान पर विजय होने तक का पूरा घटनाक्रम हमें मालूम होना चाहिए। और फिर एक और इसी से क्वेश्चन बन जाता है कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? हाँ जी, 26 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जुलाई को हमने अंतिम रूप से कारगिल की चोटियों पर हमारी भारतीय सेना ने फतेह कर ली थी। तो वो यानी कि जितने भी क्वेश्चन उससे क्रिएट होंगे वो आपको यानी कि तैयार करना है, क्योंकि आपको हिंट मिल रहा है पूरा पूरा कि आपको ये चीज़ तैयार करनी है। ठीक है, यदि उसी क्रम में उसी ईयर में और भी घटनाएं हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वो भी आपको देख लेनी चाहिए। और सबसे पहले एक और चीज़ ध्यान रखें कि यदि उसी ईयर में 2 इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आपको पॉजिटिव पहले बतानी है। जैसे हमारा ये कारगिल विजय है, ये हमारे लिए क्या है? एक पॉजिटिव चीज़ है। यदि कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई इंसिडेंस हुआ हो जिसमें हमारा देश की जनहानि या धन हानि किसी भी प्रकार से कोई भी आपदा आई हो, तो यदि वो है तो वो सेकंड नंबर पर रखें। ये हमारा एक एटीट्यूड बताया है कि पर्सन क्या करता है, पहले पॉजिटिव चीज़ों को देखता है। नहीं, 2 आप बताएं, उन्होंने कहा कि 2 घटनाएं बताएं तो फिर आपको 2 बतानी है। यदि उन्होंने कहा कि कोई भी एक घटना बताएं तो आप एक घटना बताएं, उन्होंने कहा 2 घटनाएं बताएं तो 2 घटनाएं बताना। आप तो 3 को तैयार करके चलिए। हो सकता है कभी कभार वो कहते हैं 3 घटनाएं बताओ, क्योंकि इनका 3-5 करने का बड़ा वो रवैया है। यानी कि आयोग वालों का 3-5 बहुत करते हैं कि किसी के बारे में ये 3 चीज़ें बताएं या 5 चीज़ें बताएं। वो 4 नहीं पूछेंगे कभी, है ना, कभी 4 नहीं पूछते हैं, 3-5 करते हैं वो। मतलब ये कि 3 पूछते हैं या फिर 5 पूछते हैं। तो आप यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके 5 तैयार कर लीजिए, कम इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके 3 तैयार कर लीजिए। लेकिन आपके पास में जो भी आपके घटनाक्रम है, जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं, उनकी जानकारी आपको काफ़ी डिटेल में होनी चाहिए। फिर जन्म के आपका आता है जन्म स्थान। क्या? जन्म स्थान। मान लीजिए आपका जन्म ग्वालियर में हुआ है। यदि आपका जन्म स्थान क्या है? ग्वालियर है, तो ग्वालियर के बारे में पूरा आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। और यदि जन्म के साथ में ये आपका कर्म भूमि भी है, जन्म स्थान के साथ साथ में यदि आपकी कर्म भूमि भी है जन्मभूमि के साथ साथ में, तो फिर बहुत ज़्यादा आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब ग्वालियर का पूरा आपको हर तरीके से यानी कि होलिस्टिक अप्रोच में आपको इसको स्टडी करनी होगी। यानी कि आपका उसका जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस या जोग्राफिकल लोकेशन, उसके बाद आपका इसका हिस्ट्री एंड कल्चर, पूरा सोशल और इकोनॉमिक आपका जो सिनेरियो है वहाँ का, वो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो, और उसके बाद करंट में किसी भी विषय को लेकर के चर्चा का यदि विषय ग्वालियर बना हुआ है तो वो सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी ही चाहिए। फिर आपका यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती हैं कि ग्वालियर शहर के बारे में या ग्वालियर ज़िले के बारे में 5 बातें बताओ। तो वो 5 बातें ऐसी होना चाहिए कि जो ग्वालियर में हों और जगह ना हो। समझ रहे हैं? ग्वालियर की विशेषताएं, मतलब विशेषताएं क्या होती हैं जो और लोगों से अलग करती हों चीज़ों को, तो वो चीज़ें आपको बतानी है। एक कॉमन नहीं बतानी है कि साहब वहाँ पर लोग रहते हैं, अरे शहर है तो लोग तो रहते ही होंगे, नहीं, पर इतने लोग रहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कहीं यानी कि 10 लाख लोग रहते हैं तो कहीं 12 लाख लोग रहते हैं, कहीं 8 लाख लोग रहते होंगे, कहीं 20 लाख लोग रहते होंगे, तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि कितने लोग रहते हैं। मतलब वो चीज़ बताएं जो आपको यानी कि लगता है कि जो और कहीं नहीं है। जैसे आप मान लीजिए ग्वालियर के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले आप बताएं कि ग्वालियर मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सेंट्रल इंडिया प्लेटो का एक पार्ट है। तो ये अपने आप ही यूनिक है, क्योंकि कोई यानी कि बुरहानपुर को कहते हैं सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, तो नहीं है, क्योंकि मध्य भारत का पार्ट ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के जिले हैं। फिर दूसरा आप बताएं कि ग्वालियर एक ऐतिहासिक नगरी है, बिल्कुल सही है, प्राचीन काल से लेकर के और वर्तमान काल तक यानी कि उसका एक बड़ा क्या है, साउंड हिस्ट्री है उसकी, एक यानी कि बहुत प्रोमिनेंट हिस्ट्री का पार्ट रहा है ग्वालियर और हर काल में रहा है, तो वो आप बता सकते हैं कि ऐतिहासिक नगर है। फिर आप कह दीजिए कि ग्वालियर का दुर्ग जिब्राल्टर है, तो ये कोई दूसरा जिब्राल्टर नहीं है, इंडिया में सिर्फ एक ही यही है, ग्वालियर फोर्ट को ही क्या कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये अपने आप में एक यूनिकनेस हो गई। फिर यदि आप ये कह देते हैं कि यहाँ पर कई महान संगीतकार हुए हैं, बिल्कुल सही हुए,
क्योंकि संगीत सम्राट तानसेन जैसे लोग ग्वालियर के ही हैं, जो कि तानसेन दूसरे कोई भी नहीं है दुनिया में, सिर्फ ग्वालियर में ही हुए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी लंबी परंपरा है संगीतकारों की, है ना। आपके तानसेन हुए, उसके बाद आपके हाफिज अली खां हुए, अमजद अली खां हुए, है ना, राजा भैया पूछ वाले हुए, है ना, कृष्णराव पंडित हुए जी, हाँ शंकरराव जी हुए, उसके बाद आपका मीता पंडित, मतलब एक बहुत लंबी श्रृंखला है जो यानी कि संगीतकारों को यानी कि यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे ग्वालियर के महान व्यक्तित्व हुए। तो जो भी यानी कि कुछ ऐसी यूनिकनेस जो दूसरी जगह ना हो, वो चीज़ें आपको बतानी है ना। यदि कोई बड़ा प्रोडक्ट है जो यहीं पर होता है, उस चीज़ को भी आप बता सकते हैं कि जैसे आप कह सकते हैं कि हमारा ग्वालियर स्टोन एक्सपोर्ट के लिए बहुत फेमस है। बिल्कुल सही है कि स्टोन का टाइल्स जो है ना यहीं से जाता है, बहुत बड़ा एक्सपर्ट क्वालिटी का जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आप उनको बोल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आपको समाहित करना है जो और शहरों में ना हो, है ना। यदि आपने वही कॉमन बातें करना स्टार्ट कर दी तो वो तो सभी जगह होती हैं, तो विशेषताएं नहीं हुई हैं, मतलब एक ऐसी चीज़ें जो अलग करती हों, तो वो चीज़ें आपको बतानी। फिर उसी से क्वेश्चन निकलना स्टार्ट होंगे। जैसे आपने कहा कि ग्वालियर का इतिहास बहुत प्रबुद्ध रहा है, यहाँ पर यानी कि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक यानी कि ऐतिहासिक घटनाक्रम रहे। तो आपसे पूछा जाएगा भाई अच्छा प्राचीन काल में क्या रहा है, तो आपको पूरा बताना है। जैसे आप ग्वालियर के बारे में बता सकते हैं कि ग्वालियर यानी कि प्रादेशिक काल से यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक काल से ही संबंधित रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं, तो उनके बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं महाभारत काल में बहुत बड़ा इसका यानी कि एक नाम रहा है, जैसे कि मोरेना जिला है आपके ग्वालियर के पास से ही बिल्कुल, है ना, वहाँ पर यानी कि कुंतलपुर यानी कि आज के समय में उसको यानी कि कुतबार बोला जाता है। कुंतलपुर या कुंतलपुरी जो है ना, वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुंती के जो पिता थे कुंती भोज, जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया था कुंती को, वैसे कुंती का नाम प्रथा था, उसको बाद में उन्होंने अपने नाम पर कुंती दे दिया था कुंती भोज ने। तो उसी जगह पर आपकी आसन नदी में उन्होंने कर्ण को प्रभावित कर दिया था। तो ये यानी कि महाभारत काल से हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कई राजवंशों का शासनकाल रहा। सबसे पहले कच्छप गाद वंश का शासन रहा, इसके बाद आपका यहाँ पर प्रतिहार वंश का शासन रहा, उसके बाद तोमर वंश का डायनेस्टी रही। फिर जब आपका यहाँ पर सल्तनत काल स्टार्ट होता है तो यानी कि सल्तनत काल में भी यानी कि आपके पैरेलल ये डायनेस्टी चलती रहती, तोमर डायनेस्टी। फिर अंततः आकर के आपका क्या हो जाता है, मुगल काल में ये आपके मुसलमानों के अंडर में हो जाता है। फिर आपका बाद में जाकर के सिंधिया डायनेस्टी आ जाती है। तो ये यानी कि आपका पूरा देखा जाता है कि एक बहुत बड़ा इतिहास का घटनाक्रम ग्वालियर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ऐतिहासिक नगरी है, ठीक है ना। उसके बाद 1857 की क्रांति में भी बहुत बड़ा केंद्र रहा, रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर क्रांति की, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई की शहादत हुई, और हर साल यहाँ पर यानी कि उनकी याद में मेला लगता है ग्वालियर में। तो ये सारे घटनाक्रम आपको ये बताते हैं कि इतिहास की दृष्टि से ग्वालियर एक बहुत समृद्ध जिला रहा है। जिला इसलिए क्योंकि और भी चीज़ें हैं, अकेला ग्वालियर शहर नहीं। जैसे आपका देखा जाए तो डबरा के पास में आपका एक पवैया गांव है जो पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपका प्राचीन काल का पद्मावती जो था नागवंश के शासकों का यहाँ पर केंद्र रहा। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो वो यानी कि आपको देखने को मिलेगी। तो ग्वालियर का एक आपका हिस्टोरिकल आपने जैसी चीज़ें बताएं, तो ये चीज़ें आपको बतानी हैं, ठीक है। फिर आपके जन्म से आगे निकलते हैं, फिर आपका आता है परिवार, फैमिली, क्योंकि सबसे पहले परिचय किससे होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो फैमिली के साथ में, है ना। तो फैमिली में मोस्टली जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट किए जाते हैं वो आपके पेरेंट्स यानी कि माता और पिता, वो आपका यानी कि फैमिली का एक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है। आपके पिताजी क्या करते हैं, किसी ने कहा कि मेरे पिताजी टीचर हैं, तो उसके टीचर के बारे में पूछ लिया जाएगा। यदि किसी ने कहा कि मेरे पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं, किसान हैं, तो फिर आपको खेतीबाड़ी के बारे में जानकारी होना चाहिए। आपने कहा कि मेरे पिताजी
यानी कि पंडित जी हैं, पंडिताई करते हैं, तो संस्कृत के 1-2 श्लोक आपको आना चाहिए। कहने का मतलब जिस इन्वायरमेंट में आपकी फैमिली है उसकी आपको होना चाहिए। आपने कहा कि जैसे मेरे फादर का मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल स्टोर है तो मतलब ये कि कुछ बीमारियों की दवाइयाँ आपको पता होनी चाहिए। ये आपसे एस्पेक्ट इसलिए कह रहा है कि आप अपने फैमिली के चीज़ों के साथ में कितने जुड़े हुए हैं। आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो वहाँ यानी कि आपका फैमिली का जो इन्वायरमेंट है उसमें भी आपका कुछ लगाव होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर मदर का, जैसे आपकी मदर क्या है, तो आपने कहा कि साहब मेरी मदर डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर का प्रोफेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने कहा कि मेरे मदर हाउस मेकर हैं, तो हाउस मेकर की क्या ड्यूटी होती है या किस तरह से वो अपनी ड्यूटी को निभाती हैं। फिर आपका एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आ जाता है कि यदि आपसे वो पूछते हैं, वैसे तो संभावना बहुत कम हो जाती हैं कि आपके भाई बहन के बारे में, है ना, तो वो आपका यदि कोई भाई बहन जो भी है और किसी अच्छी रिस्पॉन्सिबल चीज़ पर है तो उसके बारे में भी आपसे संभावना है कि डिस्कस हो सकता है। लेकिन मैंने कहा ना कि सबसे ज़्यादा आपका जो डिसीजन होने वाला है वो आपके मदर और फादर यानी कि आपके पेरेंट्स के बारे में। तो वो आपको यानी कि पेरेंट्स का जो भी ऑक्यूपेशन है जिससे वो जुड़े हुए हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो फैमिली के यानी कि लोगों के जो मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, उनकी आपकी क्या होना चाहिए, उनके व्यवसाय के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब फैमिली से आगे बच्चा जब निकलता है तो वो कहाँ जाता है, सबसे पहले स्कूल जाता है, पढ़ने के लिए जाता है ना। तो पढ़ाई लिखाई यह माना जाता है कि बच्चा 10th क्लास तक एंजॉय करता है, मतलब वो स्कूल में सीखता है। अब 10th क्लास के बाद जिम्मेदार बनता है, तो 10th की मार्कशीट के बारे में आपका डिटेल मांगते हैं, फिर वो 12th का मांगते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, है ना, तो उसमें कोई भी सब्जेक्ट ऐसा उनको लगता है कि ये उसने फिर आगे नहीं पढ़ा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके जो सब्जेक्ट थे उनमें आपका हिंदी था और संस्कृत था, है ना, और आपका पीसीएम था। तो देखा कि ये बच्चे ने संस्कृत क्यों लिया, ऑप्शन के तौर पर इंग्लिश क्यों नहीं लिया, तो उसका कहीं ना कहीं बोले इंटरेस्ट रहा होगा, तो बोले इससे संस्कृत के बारे में पूछ लिया जाए, तो मतलब बनता है। अदरवाइज 10th का और 12th का बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं होती हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन आपका कहीं एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अलग कर रहा है, जैसे आपका सब्जेक्ट में मान लीजिए लिखा हुआ है म्यूजिक, तो आपसे म्यूजिक के बारे में पूछ सकते हैं। यदि आपने लिखा है पेंटिंग, आपका सब्जेक्ट था उसमें, या आपका उसमें कोई वोकेशनल कोर्स था आपका, तो उससे रिलेटेड भी आपसे, क्योंकि कुछ भी हट के थोड़ा सा, मैंने कहा ना कि जो मेन स्ट्रीम से हट के कोई भी सब्जेक्ट उनको दिखाई देगा तो वो आपसे पूछ सकते हैं, है ना। तो वो आपको यानी कि अपने मेन सब्जेक्ट से हट के जो चीज़ें हैं वो उसमें आप तैयार कर लीजिए स्कूल लेवल पर बस। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है स्कूल लेवल पर कि आपके सब्जेक्ट के साथ साथ में स्कूल का जो है आपका स्कूल का नेम, यदि किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम पर है तो उस फेमस पर्सनालिटी को भी आप पढ़ लीजिए। यदि मान लीजिए आपका स्कूल का नाम था कि महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तो महात्मा गांधी के बारे में आप पढ़ लीजिए। या एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए वहाँ के कोई लोकल लीडर थे या लोकल पर्सनालिटी थी तो उसके नाम पर है, तो भी आप यानी कि उस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ लीजिए। मतलब किसी भी, मतलब एक पर्सनालिटी के नाम पर आपके स्कूल के नेम है तो वो आप अपने स्कूल का नाम के जो पर्सनालिटी का नाम जुड़ा हुआ है तो उस पर्सनालिटी की एक आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए, उसकी अचीवमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका स्कूल से निकल करके फिर आप कॉलेज में एंटर करते हैं। हाँ, कॉलेज का काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कॉलेज में आप ग्रेजुएशन करने आते हैं। इस ग्रेजुएशन के दौरान आप जो भी सब्जेक्ट चूज करते हैं वो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने बीए किया, आपने क्या किया है, बीए किया,
तो बीए में क्या क्या सब्जेक्ट थे, वो सारे सब्जेक्ट के बारे में वो आपसे बिल्कुल पूछ सकता है। भाई आपसे उनको कुछ नहीं पूछना है, आपने उसमें अपने डेफ में लिखा हुआ है, आपका जो व्यक्तिगत विवरण है उसमें वो चीज़ें आपने मेंशन की हैं, तो वो आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़रूर पूछेंगे। जैसे मान लीजिए आपका उन्होंने बीए के सब्जेक्ट आपने मेंशन किए, उसमें मान लीजिए आपका हिस्ट्री और समाजशास्त्र और आपका राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, ये सब्जेक्ट मान लीजिए आपने बीए में लिए थे, तो हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जाएगा आपसे, आप बच नहीं सकते हैं। आपका सोशियोलॉजी यदि सब्जेक्ट है तो सोशियोलॉजी के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। यदि पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो उसके बारे में पूछा जाएगा। यदि आपने इनमें से कोई लिटरेचर भी लिया होता बीए में, आपने इंग्लिश, हिंदी, है ना, या संस्कृत, तो उससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, आपका जैसे ही पीजी होगा किसी भी सब्जेक्ट में, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो पीजी के सब्जेक्ट को स्पेशली फोकस किया जाएगा। मान लीजिए ये 3 सब्जेक्ट आपके बीए में थे और आपने पीजी इसमें से सोशियोलॉजी से किया, तो फिर आपसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन हो सकता है न भी पूछे जाएं, लेकिन आपको सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपको हर मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो पूछी जाती हैं। एक्चुअली में इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अब ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है। यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसा सिस्टम होता है तो काफ़ी डेप्थ में उतर के पूछ लेते हैं, बट यह कि आपको चूँकि इसमें मास्टर हैं आप, तो इसलिए उस लेवल की जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर आपको जो बीए लेवल पर है, ग्रेजुएशन लेवल पर, ये बेसिक जानकारी, यहाँ पर आपका क्या है कि थोड़ा डीप नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आपकी उसकी सब्जेक्ट की होनी चाहिए। तो जहाँ से भी आपने पीजी किया है या ग्रेजुएशन किया है, वो आपने किसी कॉलेज से किया होगा या यूनिवर्सिटी से किया होगा, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की भी पूरी डिटेल आपके पास में होना चाहिए कि उस कॉलेज का नाम, मान लीजिए जैसे आपने बीएससी किया हुआ है या आपने ग्वालियर के मान लीजिए कॉलेज से बीए किया है, तो आपका महारानी लक्ष्मीबाई आपका जो कॉलेज है, एमएलबी कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स का, तो उससे यदि आपने किया है तो एक नाम जुड़ गया किसमें, महारानी लक्ष्मीबाई। तो महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि डिस्कशन यहीं से स्टार्ट होता है। कोई भी आप यानी कि हिंट उसमें दे रहे हैं उनको डिस्कशन के लिए, तो वो आपका यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूछना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जीवाजी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो जीवाजी यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे पूरी बातें पूछी जा सकती है, यूनिवर्सिटी के बारे में भी और जीवाजी राव के बारे में भी, जो सिंधिया वंश के एक शासक थे, उनके नाम पर ये जीवाजी विश्वविद्यालय है। तो जीवाजी के बारे में और जीवाजी विश्वविद्यालय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में क्या क्या होना चाहिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी है कि वो कब इस्टेब्लिश हुआ, किस फेमस पर्सनालिटी के नाम पर है, उसके बाद उसका जो लोगो है उसमें क्या यानी कि बना हुआ है, उसका क्या मोटो है, वो आपको यानी कि सारी चीज़ें उससे रिलेटेड होनी चाहिए। कॉलेज में आपके टाइम पर यानी कि प्रिंसिपल कौन थे, यूनिवर्सिटी में आपके टाइम पर वीसी कौन थे, और आज वर्तमान में कौन है। मतलब ये पता चलता है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों से कितनी कनेक्टिविटी रखते हैं, कि आपको उस समय के भी वीसी पता है और आज के भी वीसी पता है। मतलब वीसी मतलब वाइस चांसलर, है ना, कुलपति, तो वो सारी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। तो ये आपका जो व्यक्तिगत चीज़ें हैं उनमें एक आपका शैक्षणिक योग्यता यानी कि हो जाती है। इसके बाद आगे जो चल करके चीज़ें आपकी आती हैं वो कार्य क्षेत्र। यदि वर्तमान में आप कहीं पदस्थ हैं किसी भी सेवा में, चाहे वो आपका शासकीय सेवा हो, चाहे वो अर्धशासकीय हो, और चाहे वो आपका निजी कोई कार्य हो, यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके बारे में आपकी जो भी अचीवमेंट है या जो भी आपका वर्किंग है, उन सभी के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम और भी आपको जानकारियाँ देंगे।